नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल को देंगे विकास परियोजनाओं का उपहार। दुर्गापुर में तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी तमाम विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने बिहार को दी 7,200 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा बनाएंगे नया बिहार। एक बार फिर एनडीए सरकार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को किया गिरफ्तार। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर सुबह से चल रही है छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली राहत। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा हमलावर, कहा अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों की जांच पर क्यों है ऐतराज। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को धमकी देने पर लगाई लताड़। हेडलाइन से बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के 2 राज्यों के दौरे की। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग, दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ किया। समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। वहीं पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव इंफ्रा का, भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को मोतिहारी गांधी मैदान से ही हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है, ऐसे में विकसित बिहार बनाना ही होगा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 सालों में बिहार को दी जाने वाली विकास राशि में कितना फर्क है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस आरजेडी बिहार से बदला लेने की राजनीति करते थे, जिसे एनडीए ने खत्म कर दिया है। बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। और प्रधानमंत्री ने एनएच 319 की मोहनिया से परारिया खंड का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा आरा में बनने वाले बाईपास का शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।
उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी करवाया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को उनके घर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा, बिहार कभी हताशा में डूबा हुआ था। राजद वाले गरीबों का पैसा लूट लिया करते थे। आलम यह था कि लोग डर से मकान का रंग रोगन तक नहीं करवाते थे। उन्हें आशंका होती थी कि कहीं मकान मालिक को ही ना उठवा लिया जाए। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। और प्रधानमंत्री ने बिहार के युवाओं से रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में उठाए गए कदमों और निर्णयों की जानकारी दोहराई। उन्होंने कहा कि लालटेन का दौर चला गया, जब रोजगार देने के नाम पर कुछ लोग जमीनें तक लिखवा लिया करते थे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि जो भी पिछड़ा है वो उनकी सरकार की प्राथमिकता में है, जबकि पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते आए लोग और पार्टियां सिर्फ परिवार तक ही सीमित हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। और प्रधानमंत्री ने मोतिहारी जनसभा में पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताया कि योजना के तहत चिन्हित जिलों में किसानों की मदद की जाएगी। उनकी उपज और आमदनी बढ़ाने के लिए संपूर्णता से काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा। और मोतिहारी के बालक का अनुराग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर भेंट करने पर आभार व्यक्त किया। पीएम ने बालक को इस अभिवादन के लिए चिट्ठी लिखने का भी वादा किया। मोतिहारी के अनुराग ने पीएम को भेंट करने के लिए कार्टन के प्रयोग से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया था। यहां एक नौजवान
पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है, क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। और अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। आगे की बड़ी खबरों में, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी के एक्शन को लेकर राहुल गांधी के खुलकर विरोध जताने को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता तोहिन सिन्हा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता बेवजह अपने बहनोई का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मामले में कांग्रेस नेता पर संलिप्तता और मिलीभगत का आरोप भी लगाया। चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया, और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसने मात्र 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को हड़पने का काम किया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख है, वो 58 करोड़ की डील करते हैं। दूसरी तरफ यही काम करने का आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 50 लाख के एवज में 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी AJL की। तो ये 1-2 का 4-4-2 का 1 में पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। खबर कर्नाटक से, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में कर्नाटक सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। सरकार ने पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है और अदालत से कहा कि पुलिस को इस आयोजन के संबंध में औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी और सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि आयोजन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने भगदड़ के लिए RCB को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाला केस में आज सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चैतन्य बघेल को रायपुर ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। उन्होंने जांच में सहयोग करने की भी बात कही। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। अदालत से एक बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो लालू यादव की अर्जी पर तेजी से सुनवाई करे। लालू यादव ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के साथ साथ इस केस में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। 29 मई को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस जारी किया था, जिस पर आगे 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। खबर हरियाणा से, जहां शिकोपुर में भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके जीजा को परेशान किया जा रहा है। तो इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन सस्ती दर पर खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पर बेच दी और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपों को सही पाया है तो उनको इसका सामना करना चाहिए। 2009 से 14 के बीच में मैं अपोजिशन का एमपी था। बीकानेर में ये आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दर पे खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आम चर्चा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो लोकसभा में उस समय भी मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही हैं, हमें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको फेस करना चाहिए ना ईडी को। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहकर जुबानी आरोप लगाने वालों को जमकर फटकारा। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के इससे जुड़ा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश में लगा है। ये वही वर्ग है जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। सीएम योगी ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़े भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। और अब खबर दिल्ली से, जहां एक सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आज शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य मंत्रालय में कार्यरत महिला कर्मियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना है।
इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल के साथ विधि सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा सहित मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने इसमें एक कक्ष बनाया है, विशेष करके महिला आरोग्य कक्ष, जिसमें थोड़ा फिटनेस के कुछ इक्विपमेंट है, कुछ उनकी जो फिट रहने के लिए जो नेसेसिटी आवश्यकताएं हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इन्होंने। अच्छा प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है, नवाचार है। मुझे लगता है कि ये हम फिट तो इंडिया फिट इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने शुक्रवार को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ले ली। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कविंदर गुप्ता लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल हैं। इससे पहले सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल थे। कविंदर गुप्ता का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव लद्दाख के विकास और सुशासन को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। शपथ लेने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पहलगाम हमले में शामिल द रेजिडेंट्स फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी एसडीजीटी घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन और सहयोगी बताया है। बयान में खासतौर पर जिक्र किया गया कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। और यह हमला 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला है। बयान में यह भी कहा गया है कि टीआरएफ ने 2024 में भी भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठित घोषित किए जाने की सराहना की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि भारत अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की एक मजबूत पुष्टि। लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और वैश्विक आतंकवादी संगठन एसडीजीटी घोषित करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग की सराहना करता हूं। इसी संगठन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आगे की खबरों में, महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NFDC के कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। आईआईसीटी संस्थान एवीजीसी एक्सआर सेक्टर के लिए एक राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में काम करेगा, यानी देश एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी एक्सआर सेक्टर में दुनिया का एक बड़ा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की आउटकम रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आईआईसीटी के जरिए विदेश से बेहतरीन तकनीक भारत में लाने का प्रयास रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि आईआईटी और आईआईएम के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने, आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बने। उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ आईआईसीटी की कल्पना की गई। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कैंपस भारत में सबसे अच्छे कैंपस में से एक होगा। आईआईसीटी के लिए 400 करोड़ रुपीस का बजट ऑलरेडी एलोकेट हो गया है। 400 करोड़ रुपीस का बजट ऑलरेडी एलोकेट हो गया है। और जो फिल्म सिटी में जमीन है उसके ऊपर किस तरह से आईआईसीटी का एक बड़ा कैंपस बनेगा। आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू द आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशंस in good detail at least 2 times personally I have seen, and teams have gone through that multiple times. It's going to be one of the finest campuses in our country, I can assure you that. और इसी कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सम्मान किया और कहा कि भारत सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने पीएम के विजन को पूरा किया है। जैसा कि हम सब ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं एक कार्यक्रम में ये मंशा जाहिर की थी कि एक ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करे जो क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई दिशा दे। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उसे बहुत ही यशस्विता के साथ मुंबई में संपन्न किया और उसकी एक वैश्विक गूंज भी हम लोग सुन रहे हैं। तो अब देश में आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर आईआईसीटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी होगा। मुंबई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईसीटी कैंपस का उद्घाटन किया। यह संस्थान देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। आईआईसीटी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 18 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में आईआईसीटी की स्थापना के लिए पीएम मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उद्योग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने पहले ही उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए गूगल, मेटा, एडोब जैसी कंपनियों से समझौता कर लिया है। उन्होंने संस्थान को भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक ऐतिहासिक पहल बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि आईआईटी और आईआईएम के सिस्टम की तर्ज पर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज का एक नया इंस्टीट्यूशंस की सीरीज बने, आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव
इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज भी भारत से बने। उसी भावना के साथ, उसी उद्देश्य के साथ IICT की कल्पना की गई। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि IICT मुंबई के रचनात्मक क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा। इस दौरान फडणवीस ने NFDC कॉम्प्लेक्स के गुलशन महल में भारत पवेलियन का भी उद्घाटन किया और इसे भारत की समृद्ध रचनात्मक विरासत का सम्मान बताया। साथ ही वेब समिट के आयोजन में 150 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा भी की। जैसा कि हम सबने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं एक कार्यक्रम में ये मंशा जाहिर की थी कि एक ग्लोबल इवेंट इंडिया होस्ट करे जो क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नई दिशा दे। और मुझे बहुत खुशी है कि भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने उसे बहुत ही यशस्विता के साथ मुंबई में संपन्न किया और उसकी एक वैश्विक गूंज भी हम लोग सुन रहे हैं। आगे की बड़ी खबरों में भारतीय नौसेना के बेड़े में आज निस्तार शामिल हो गया। विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड में पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। यह जहाज भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव और पुनर्प्राप्ति अभियानों को अंजाम देने की क्षमताओं को मजबूती देगा। निस्तार किसी भी अन्य समुद्री आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा और बचाव क्षमताओं में वृद्धि होगी। निस्तार अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है, जिससे ये 300 मीटर तक की गहराई में गोताखोरी कर सकता है। निस्तार का डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका शामिल होना भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा है और यह भारत को उन वैश्विक नौसेनाओं की सूची में खड़ा करता है जिनके पास गहरे समुद्र में उन्नत बचाव और समर्थन क्षमताएं हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निस्तार की खूबियों को गिनाया। निस्तार की अत्यंत आधुनिकता, बदलते भारत का और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम है। ये आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उस संकल्प को आपने पूरा किया है कि इंडिजिनस को बढ़ाना है, भारत को और आत्मनिर्भर बनाना है। उसका प्रमाण कि 120 MSME सेक्टर के लोगों का इसमें सहयोग है। एक बहुत बड़ा ये टारगेट था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। तो क्या कुछ इस निस्तार से बल मिलने वाला है और क्या इसकी खासियत है, इस पर जानकारी देने के लिए विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। फिलहाल लगता है विशाल बैरिस्टो से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। विशाल बैरिस्टो जो वहां पर मौजूद हैं, वो उन्होंने इस निस्तार को जो शामिल करने की पूरी प्रक्रिया है उसको वहां पर देखा है। तो विशाल बैरिस्टो से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नौसेना में जो निस्तार की एंट्री है उसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये निस्तार नाम संस्कृत से लिया गया नाम है और निस्तार का अर्थ होता है संस्कृत में मुक्ति, बचाव या उद्धार। ये निस्तार शब्द का अर्थ होता है और इसकी खासियत यह है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव अभियानों को अंजाम देने की इसमें क्षमता है। गहरे जलमग्न बचाव पोतों यानी DSRVS के लिए मदरशिप के तौर पर यह काम करेगा। गहरे समुद्र में पनडुब्बी के फंसने या खराबी होने पर तुरंत बचाव अभियान में यह सक्षम है। इसका इस्तेमाल बचाव अभियान के लिए होगा। कुछ चुनिंदा नौसेनाओं के पास ही निस्तार जैसी ताकत है, तो भारत अब उन चुनिंदा
देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस जहाज है ये निस्तार, यानी कि इसमें काफी क्षमता है कि ये गहरे समुद्र में 300 मीटर तक गहराई में गोताखोरी कर सकता है। इसकी क्षमता है निस्तार में। ये विशेषताएं हैं इस निस्तार की। गोताखोरों को गहरे समुद्र में निरीक्षण, रखरखाव और मरम्मत में ये बेहद मददगार है। समुद्र में कभी जहाज डूबने की घटना होती है तो डूबे जहाजों, ब्लैक बॉक्स, मिसाइल के पुर्जे खोजने में ये बहुत उपयोगी है। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs से लैस है ये। तो इसकी तमाम ये खासियत, समुद्र तल से 1000 मीटर नीचे तक स्थिति का जायजा लेने की क्षमता इसके अंदर है। इस निस्तार की ये विशेषताएं समुद्र तल का मानचित्रण और सर्वेक्षण करने में भी मददगार है। नौसेना को समुद्री वातावरण की बेहतर समझ इससे हासिल होगी कि समुद्र के अंदर में किस तरह का वातावरण है। डिजाइन और निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, यानी पूरी तरह स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में इसको बड़ा कदम कहा जा सकता है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़ चुके हैं और वो हमें इस बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। क्या कुछ इस निस्तार की ताकत के बारे में हमने बता तो दिया है विशाल, लेकिन भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, भारतीय नौसेना शामिल हो गई है जहां जिसके पास अब निस्तार जैसी ताकत है। इसका क्या क्या बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिलेगा और इसका कितना इंतजार हो रहा था भारतीय नौसेना के द्वारा? विशाल। देखिए लालचंद, इसका लंबे वक्त से इंतजार था और जैसे कि नाम है इसका निस्तार, निस्तार जिसका शाब्दिक अर्थ संस्कृत में होता है मुक्ति। अगर आपकी सबमरीन खराब हो गई और आपको क्रू को रेस्क्यू करना है तो ये 300 मीटर तक जाएगा और वहां पर मदरबोर्ड बन के वहां पर रेस्क्यू मिशन में शामिल हो जाएगा और उसको मदद करेगा। इसके अलावा आपने बात की रिमोटली कंट्रोल्ड व्हीकल्स, तो वो 1000 मीटर समुद्र के अंदर तक जा सकते हैं। सी बेड मैपिंग, कैसे समुद्र तल की मैपिंग में ये सहायता देगा। उसके अलावा जैसे किसी दुश्मन की मिसाइल गिरी है, एक्सप्लोड हुई है, उसके टुकड़े उनको उठाने में, उनको एनालाइज करने के अंदर, ये तमाम चीजें हैं। सो रेस्क्यू मिशन के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। फिलहाल अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो जितनी भी महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, और अगर हम एशिया की बात करें, चीन, जापान, कोरिया, ये तमाम वो देश है जिनके पास ये इस तरह का जहाज मौजूद है। और अब हमने इसको 100% इंडिजिनस बनाई, यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय नौसेना के लिए। और आपने सुना कि कितनी सारी MSMEs इसके अंदर काम में ली गई, उनको रोजगार तो मिला ही, साथ ही नेशन डेवलपमेंट में और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो MSMEs है का पार्टिसिपेशन है, वो मोदी सरकार के इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल, आप जिस तरह से इसकी खूबियां गिना रहे हैं, ये खूबियां तमाम तो हैं ही। और इसमें जिसे कहते हैं कि सोने पर सुहागे वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का ये बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि भारत में पूरी तरह से इसका निर्माण किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, आज दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और मानवाधिकारों और आपसी मेलजोल का संदेश दिया। मदिबा की यही विरासत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है।
तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेल्सन मंडेला का सफर एक युवा वकील के रूप में शुरू हुआ जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत कानूनी फर्म स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। सन 1952 के अवज्ञा अभियान में उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया और रंगभेद के खिलाफ आवाज बुलंद की। नेल्सन मंडेला को अन्यायपूर्ण तरीके से 27 वर्षों तक जेल में रखा गया, जिसमें से अधिकतर समय उन्होंने रॉबिन द्वीप की जेल की काल कोठरी में बिताया। हालांकि इस दौरान उनका संकल्प और मजबूत हुआ और वो दुनिया भर के दबे कुचले लोगों के लिए प्रतिरोध का एक अडिग प्रतीक बन गए। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद को खत्म कर 1994 में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार बहुनस्लीय लोकतांत्रिक चुनाव तक पहुंचाया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश के जख्मों को भरने और समाज को जोड़ने पर ध्यान दिया। न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें वैश्विक नैतिकता का प्रतीक बना दिया। पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने शांति, मानवाधिकार और HIV एड्स के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। नेल्सन मंडेला के दिल में भारत के लिए एक विशेष स्थान था। उपनिवेशवाद और भेदभाव के खिलाफ साझा संघर्ष के चलते दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच गहरे संबंध बन गए। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत, जिसका जन्म वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, मंडेला के विचारों पर इसका गहरा असर हुआ। 1990 में जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना। उसी वर्ष उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वह ये सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय बने। 1993 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला को सिर्फ रंगभेद की समाप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उन सार्वभौमिक आदर्शों और मानवीय मूल्यों के लिए भी याद किया जाएगा जिन्हें उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया और पूरी दुनिया को सिखाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम न्याय और शांति के लिए समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा हमारी राह नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे की बड़ी खबरों में दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी NSG ने आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारी के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया। द क्लैरिजेज होटल सहित 10 जगहों पर चली इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इस मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तमाम सुरक्षा एजेंसियां, फायर की टीम और मेडिकल की टीमों को भी शामिल किया गया। इस ड्रिल में जनता दिल के दौरान जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई ताकि किसी भी तरह की गलत अफवाह ना फैलाई जा सके। तो पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए NSG, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। अभी तक 10 से ज्यादा जगहों पर यह मॉक ड्रिल हो चुकी है। यहाँ पर होटल क्लैरिजेस है जहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ और इसमें आपने देखा होगा कि आसमान से लेकर जमीन तक जो थे वो तमाम जो NSG के कमांडो थे वो थे यहाँ पर मौजूद और उन्होंने भी मॉक ड्रिल को यहाँ पर किया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की यूनिट रही, तमाम एजेंसियां रही, मेडिकल यूनिट भी यहां पर स्टैब्लिश रही। साथ ही साथ यहां पर एक हॉक कॉल्स भी कराई गई। उसके दौरान जो है वहां पर पब्लिक का भी समर्थन देखने को मिला। इसी तरह से ISBT, हौज खास, द्वारका और तमाम इलाकों में, दिल्ली के ऐसे विभिन्न इलाकों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर के ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कहीं रात में की गई तो कहीं दिन के उजाले में की गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद है कि दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद करना। साथ ही साथ आगामी दिनों में मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट में और उसके बाद 15 अगस्त की तैयारियां जो जोर शोर से चल रही हैं, उसके लिए भी ये मॉक ड्रिल सुनिश्चित की गई। यानी किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां किस तरह से अलर्ट हैं, इसका जो है वो जायजा लेने की कोशिश की गई। कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी पूरी की पूरी जो है वो ये मॉक ड्रिल जो थी उसके लिए भी तैयार की गई थी। और इस मॉक ड्रिल का सारा वीडियो एनालिसिस होगा। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि और किस तरह की मॉक ड्रिल की जरूरत हो सकती है। तो ये स्पेशल जो था मॉक ड्रिल वो NSG के द्वारा आयोजित किया गया था और सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश थी। कैमरा मॉन्टी के साथ मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। अब
आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबर खेल की दुनिया से। दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 2 की शुरुआत अगस्त से होने जा रही है, तो इस कड़ी में हर टीम जोरदार तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में गत विजेता ईस्ट दिल्ली राइडर्स भी पीछे नहीं है। टीम के मुताबिक नई टीमों से जुड़ने की इस बार चुनौती बड़ी हो गई है। वहीं इस लीग में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों के मुताबिक DPL का मंच उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्रिकेट के दीवाने देश में हर नए खिलाड़ी का सपना भारतीय टीम का हिस्सा बनने का होता है। हालांकि इसमें कुछ ही अपने सपने को उड़ान दे पाते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसकी परिभाषा बदली है। इंडियन प्रीमियर लीग तो एक पड़ाव है, लेकिन इसी पहलू का एक अक्स दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DPL है। दिल्ली में युवा क्रिकेटर्स को एक नया मंच देने वाली ये लीग अपने दूसरे संस्करण में 2 अगस्त से सामने होगी। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीमें होंगी जो इसके रोमांच को और बढ़ाएंगी। इस साल भी जब होगी तो सबको पता है कि यार हमें अगर इसमें परफॉर्मेंस देते हैं तो आने वाला जो IPL होगा उसकी ऑक्शन होगी, उसके लिए हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब तक ये DPL नहीं था तब तक सब सारे जो बेहतरीन लड़के हैं वो ऐसे नज़र में नहीं आते थे। और जैसे DPL होती है सारे जने देखते हैं, पूरा इंडिया देखता है कि कौन से बेस्ट लड़के हैं, तो उनको चांस मिल सकता है कि IPL में। तो मेरा मानना तो यह है कि इससे बेस्ट कोई भी स्टेज नहीं हो सकती। पिछली बार इस प्रतियोगिता का खिताब ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने अपने नाम किया था। इस बार भी टीम को उम्मीद है कि तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर टीम खिताब जीतने की कोशिशों को साकार करेगी। प्रेशर बढ़ गया क्योंकि 2 टीम नई आ गई हैं, तो प्रेशर पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा है, बट हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी जो है चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेंगे। DPL का पहला सीजन काफी हिट रहा था और कई युवा चेहरों ने अपनी पहचान भी बनाई। सबसे बड़ी बात, युवा प्रतिभा को एक मंच मिला है अपनी काबिलियत को सामने रखने का। हम सब जानते हैं कि देश में क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह से है और इस खेल की जो जड़ है वो लगातार मजबूती की ओर दिख रही है। फिर चाहे बात करें इस दिशा में इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें या फिर दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें, मकसद है कि देश के जो युवा खिलाड़ी हैं, जो बच्चे इस खेल में अपना सपना देख रहे हैं, वो न केवल अपने सपने को साकार करें बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम में भी शामिल होने के अपने जो एक ख्वाब है उसको पूरा कर पाएं। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़ दिल्ली। खबर फुटबॉल से। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप की पुरस्कार राशि में भारी इजाफा किया गया है। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल विजेताओं जैसे व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं को SUV प्रदान की जाएंगी। चैंपियन टीम को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स कप प्रदान करेंगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले डूरंट कप में इस साल 6 टीम मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, जमशेदपुर FC, पंजाब FC और गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। हालांकि इस टूर्नामेंट में 2 विदेशी टीमें त्रिभुवन आर्मी FC, नेपाल और आर्म्ड फोर्सेज मलेशिया भी शामिल होंगी। खेल सचिव हरिरंजन राव ने राष्ट्रीय खेल महासंघों से कहा है कि वे अगले साल होने वाले एशियाई खेलों के लिए 29 अगस्त तक अपनी चयन प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे जापान में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। रोहित बेनेडिक्शन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
स्थापित करके इतिहास रच दिया है। रोहित बेनेडिक्शन ने हीट 6 में 24.00 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वीर धबल खाड़े का 24.09 सेकंड का 7 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हंगेरी की बुडापेस्ट में जारी पॉलिक इमरे और वर्गा जानूस मेमोरियल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के सुजीत कलकल ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अजरबैजान के अली रहीमजादे को 5-1 से हराकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मैराथन में विश्व रिकॉर्डधारी महिला एथलीट रूथ चेपनगेटिच डोपिंग जांच में पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। केन्या की इस धावक ने पिछले साल अक्टूबर में शिकागो मैराथन में 2 घंटे 9 मिनट 56 सेकंड में लगभग 2 मिनट के अंतर से विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और अब बात कांवड़ यात्रा की। दिल्ली में सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, तो इस दौरान कांवड़ियों का स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाएगा। पिछले साल दिल्ली में जहां 170 कांवड़ कैंप लगाए गए थे, तो वहीं इस बार कांवड़ कैंप की संख्या 2 गुनी से भी अधिक कर दी गई है। इस बार कुल 374 कांवड़ कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि कांवड़ यात्रियों को हर जरूरी सुविधा दी जा सके। कांवड़ियों के दिल्ली में पहुंचने पर वहां किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सावन के पाक महीने को लेकर के कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से कलश में जल भर करके तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने शहर अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं। इस समय हम दिल्ली के पड़पड़गंज के इलाके के पास मौजूद है, जहां पर ये शिविर, यहाँ ऐसे कई शिविर आपको दिल्ली के हर जगह हर रास्ते पे दिखेंगे जब ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। और ये देखिए तमाम जो भोले भक्त हैं ये यहाँ पर आए हुए। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की व्यवस्था इनको दी गई है, कैसी व्यवस्था भोले मिल रही है। बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, बड़े मजे आ रहे पूरे। कांवड़ के देख रेख वगैरह, खाने पीने की और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें बड़ा मतलब वो अच्छा मिल रहा है। इस शिविर में रुकते हमें 27-28 साल हो गए हमें भी। मतलब यहाँ पे देख रेख अच्छी है, मेडिकल सुविधा भी है। रोड के साइड में उन्होंने कच्ची एक पकड़डंडी भी बनाई है, जैसे भाई कावड़े को दिक्कत ना हो कि ट्रैफिक में कोई। मैं गंगोत्री से आया हूँ और बीकानेर जाऊँगा रेवाड़ी। बाबा की दया से बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर को सफर निकाल रहे हो। बजरंगी हर हर महादेव। कावड़ को लेकर के ये श्रद्धालु हैं, ये अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। कोई बीकानेर, कोई राजस्थान, कोई अलवर। ये तो दूर दूर से आए हैं और दूर दूर तक इस शिविर में रुकते रुकते ये आगे जाएंगे। और जैसा इनका मानना है कि इस बार की जो शिविर व्यवस्था है वो पहले से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो आपको खास व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर MCD के द्वारा फॉगिंग भी कराई जा रही है, स्प्रे भी कराया जा रहा है, यानी मच्छरों से भी इनको कोई दिक्कत ना हो। तमाम चीजें जो है वो इनको उपलब्ध कराई है। मेडिकल टीम यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ रखी गई है जो इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। और एक इनके द्वारा एम्बुलेंस जो है, कैट की वैन भी यहाँ रखी जाएगी। अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी होती है तो उनको हॉस्पिटल भी भेजा जाए। तो दिल्ली भी इस समय चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी पूरा समर्थन कर रहा है, पुलिस का भी इनको पूरा साथ मिल रहा है। और इसी तरह ये भोले की जो कांवड़ है अपने आगे की तरफ बढ़ रही है। अपने ये श्रद्धालु जो है आगे की तरफ जा रहे हैं और इस कांवड़ का जो है आनंद ले रहे हैं। कैमरा मॉन्टी के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में कांवड़ियों का भव्य स्वागत और अच्छी तैयारी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विकसित भारत की एक सशक्त नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि आज की अमृत पीढ़ी ही आगे चलकर विकसित भारत का निर्माण करेगी। हमारी सरकार बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि यही पीढ़ी देश का उज्जवल भविष्य तय करेगी। बच्चों की प्रतिभा को बचपन से ही निखारना चाहिए और उन्हें कम उम्र में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष हम देश के प्रतिभाशाली बेटों और बेटियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मैं देश के सभी माता पिता और परिवारों से आग्रह करती हूँ, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे ने वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामाजिक सेवा अथवा खेल के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, तो कृपया उसे award.gov.in पर नामित अवश्य करें। इस पुरस्कार के लिए आयु सीमा 5 से 18 वर्ष निर्धारित है। आज की युवा पीढ़ी बचपन से ही डिजिटल रूप से सक्षम है। वह स्वयं भी अपना नामांकन कर सकती है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। आज ही नामांकन करें, क्योंकि बच्चों का यही प्रोत्साहन भविष्य में विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी